नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड जो है आपका समाप्त होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लेक्चर का हो रहा है, ठीक है। अब हम आपको ओवर एक्साइटेशन पढ़ाएंगे। ओवर एक्साइटेशन, तो ओवर एक्साइटेशन मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस ऑफ सिंक्रोनस मोटर विथ कांस्टेंट लोड एंड चेंजिंग इन एक्साइटेशन। मतलब एक्साइटेशन को चेंज करते हुए जो है कांस्टेंट लोड पर हम उसका परफॉर्मेंस देखेंगे। तो अंडर एक्साइटेशन और नॉर्मल एक्साइटेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब ओवर एक्साइटेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन, तो ओवर एक्साइटेशन की अगर बात की जाए तो देखते हैं कि ओवर एक्साइटेशन क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, एबव 100% एक्साइटेशन is known as over excitation। ठीक है। इस केस में EB इज ग्रेटर देन V होता है। ठीक है। इस केस में EB इज ग्रेटर देन क्या होता है? V होता है। इस केस में रिजल्टेंट ER आर्मेचर करंट के साथ आर्मेचर करंट मान लीजिए हमने I माना है, तो आर्मेचर करंट के साथ एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, जिससे आर्मेचर करंट सप्लाई वोल्टेज से लीड करने लगती है। लीड करने लगती है, ठीक है। वो भी कम 50 एंगल पर, ठीक है। मतलब लीड करने लगती है लेकिन 50 का मान कम होता है। इस केस में पावर फैक्टर देखिए 50 का मान कम है तो पावर फैक्टर इंक्रीज होगा और लीडिंग होगा। पावर फैक्टर इंक्रीज होगा और क्या होगा? लीडिंग होगा। अब देखिए पावर फैक्टर इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगी? लेस होगी। आर्मेचर करंट लेस होती है। इस केस में आर्मेचर करंट लेस होता है, ठीक है। कारण क्या है? क्योंकि पावर फैक्टर PF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल cos फाई 0। तो ऐसा होता है तो पावर फैक्टर हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा करंट क्या होगा? करंट हो गया ना, तो पावर फैक्टर इंक्रीज करेगा तो करंट क्या होगी? हमारी कम होगी। ऐसा ये चीज़ है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर फाई जीरो का मान और बढ़ाया जाएगा, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ई बी का मान यहाँ पे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर फेजर डायग्राम आप खींचेंगे तो ये हमारा वी हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वी हो गया। और ये पहले हमारा क्या है, ई बी, पहले हमारा ऐसे था ना, लोड एंगल का मान जब जीरो था, तो अब यहाँ पे ई बी का मान काफ़ी ज़्यादा हो गया। ई बी का मान क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा। लोड एंगल भाई हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पर अल्फ़ा हमारा ये क्या है, कांस्टेंट बना है, लेकिन ई बी का मान इस केस में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो सोचिए अब ई बी का मान इस केस में ज़्यादा हो गया, ध्यान से देखिएगा, ई बी का मान क्या हो गया, ओवर एक्साइटेशन के केस में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया सप्लाई वोल्टेज से। ये चीज़ आप देख भी रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे दर्शाएंगे भाई, इसका मैग्नीट्यूड का लाइन जो है छोटा होगा और इसका लाइन क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब इसी के बराबर इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल, तो जब पैरेलल लाइन खींचेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे बढ़ जाता है। अभी तो हमको लगता है ये वाली लाइन आपस में क्या है, बराबर है, देख रहे होंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा इसको आप और इधर कर सकते हैं, आप सही है। अब इसको ले जा कर के इसमें मिला दीजिए, ये वाली लाइन इसके क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली लाइन इसके क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली ई बी की लाइन हो गई। तो सोचिए पहले रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे मिलता था, पहले रिजल्टेंट यहाँ पे मिलता था, फिर रिजल्टेंट इधर घूमा, ठीक है, रिजल्टेंट इधर घूमा। अब रिजल्टेंट किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, सीधा इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो अब पहले की अपेक्षा अगर देखेंगे तो रिजल्टेंट हमारा किधर घूम गया भैया, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ई आर हो गया रिजल्टेंट, समझ में आया। तो अब ये करंट हल्का सा क्या हो गया, वोल्टेज से लीड कर गया। यहाँ पे करंट आप लीडिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, और यहाँ पर फाई जीरो एंगल है, ठीक है। अब V और इसके बीच में तो वो तो आपको पता ही कि क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके बीच में जो एंगल होता है, थीटा का मान लगभग कितना होता है, 90 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बताया, लगभग 90 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि आर ए का मान जो है थोड़ा कम होता है, इस वजह से। तो इसका फेजर डायग्राम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ई बी का मैग्नीट्यूड का लाइन जो है वो बड़ा बनाएंगे, और ये वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा। तो सिंपल सी बात है, जब ई बी ज़्यादा होगा तो रिजल्टेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो भाई रिजल्टेंट के साथ ही आर्मेचर करंट भी घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले करंट नीचे था तो अब ऊपर आ जाएगा, तो वोल्टेज से क्या करेगा, लीड करेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा सिंक्रोनस मोटर लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पे क्या करता है, वर्क करता है। इस केस में आर्मेचर करंट इस केस में आर्मेचर करंट लीडिंग होती है, इस केस में आर्मेचर करंट लीडिंग होती है। हाँ, एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर एक्साइटेशन और बढ़ाएंगे तो ई बी का मान और बढ़ जाएगा, तो ई आर और इधर चला आएगा, तो ये करंट और वोल्टेज के बीच फाई जीरो का मान और ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज होगा, लेकिन लीडिंग होगा, समझ में आया। और उसके बाद करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो पावर फैक्टर और करंट जो है दोनों, मान ली पावर फैक्टर बढ़ गया, करंट कम हो गया, तो ऐसा ही सिर्फ इसलिए क्योंकि फेज एंगल का मान इस समय बहुत कम है,
हमने ओवर एक्साइटेशन किया है तो थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन अगर एक लिमिट से हम ज़्यादा कर देंगे तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर हमारा कम हो जाएगा लीडिंग कंडीशन में, और उसके बाद जो है हमारा करंट लीडिंग होगी और ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो करेगी। समझ में आया दोनों कंडीशन में। तो ये चीज़ आपको जानना क्या है, ज़रूरी है। ओवर एक्साइटेशन आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। थोड़ा इसके बारे में और कुछ हमें क्या करना है, बताना है। नो लोड पर ओवर एक्साइटेड, यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, नो लोड पर ओवर एक्साइटेड मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में वर्क करती है। यहाँ पर लिख लेंगे कि नो लोड पर सिंक्रोनस मोटर, नो लोड पर सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाती है। ये तो पहले ही शायद लिखा चुके हैं। ओवर एक्साइटेशन पर, ओवर एक्साइटेशन पर देखिए, नो लोड की, अगर सिंक्रोनस मोटर की नो लोड की बात कर रहा है तो ओवर एक्साइटेशन की ही बात कर रहा है, और ओवर एक्साइटेशन पर यह सिंक्रोनस कंडेंसर के नाम से क्या करती है, जानी जाती है, क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। तो जो कंडेंसर होता है या फिर आप उसे कैपेसिटर बोलते हैं, तो उसमें भी करंट लीड करता है तो लीडिंग पावर फैक्टर देता है। तो उसी प्रकार सिंक्रोनस मोटर भी लीडिंग पावर फैक्टर पर क्या करता है, देता है। तो अब यहाँ पर एक और पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि उपरोक्त तीनों एक्साइटेशन में, उपरोक्त तीनों एक्साइटेशन, उपरोक्त तीनों एक्साइटेशन में लोड एंगल सप्लाई वोल्टेज, लोड एंगल आपका क्या है, अल्फा है। सप्लाई वोल्टेज लोड एंगल सप्लाई वोल्टेज V, तथा एक्टिव पावर P बराबर VI cos फाई कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और I cos फाई कंपोनेंट भी कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, I cos फाई क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन एक्साइटेशन चेंज करने से केवल I sin फाई चेंज होता है, ठीक है। I sin फाई मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट ही क्या होता है, चेंज होता है, करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट। I cos फाई क्या होता है, I cos फाई एक्टिव कंपोनेंट है, और I sin फाई क्या है, रिएक्टिव कंपोनेंट है। समझ में आया। तो पावर की बात करेंगे तो P बराबर VI cos फाई हमारा एक्टिव पावर हो गया, PR बराबर VI sin फाई ये रिएक्टिव पावर हो गया। एक्साइटेशन चेंज करने से केवल ये चेंज होता है, और ये हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। और कैसे बना रहता है, ये चीज़ हमने कई बार आपको बता दिया है। ठीक है, ओवर एक्साइटेशन हो गया। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक आपका इसमें बचा हुआ है, लगभग ये समाप्त होने वाला है।
अब नोट करके लिख लेते हैं। पूरा ओवर एक्साइटेशन सब हो गया है तो थोड़ा नोट करके पॉइंट लिखेंगे सिंक्रोनस मोटर में, जो कि आपके लिए ज़रूरी है एक समरी के रूप में। आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर क्या करेंगे, क्योंकि ऐप पे चल रहा है तो शेयर क्या करेंगे, लेकिन ये है कि अपने दोस्तों यारों को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे तो ठीक रहेगा, और जब सारे लोग कोर्स ख़रीद लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें नोट करके लिखेंगे, नोट, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर पे अब कह रहा है कि यदि लैगिंग पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर पर फील्ड करंट या एक्साइटेशन बढ़ाने पर, एक्साइटेशन मतलब फील्ड करंट IF बढ़ाने पर देखिए लैगिंग पावर फैक्टर, अगर लैगिंग पावर फैक्टर है और उस समय एक्साइटेशन आपको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तब क्या होता है, एक्साइटेशन बढ़ाने पर IA का मान घटता है, आर्मेचर करंट घटता है। आर्मेचर करंट क्या होता है, घटता है, और पावर फैक्टर बढ़ता है। और पावर फैक्टर बढ़ता है, ठीक है। पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि फाई जीरो का मान घटता है। देखिए कह रहा है कि लैगिंग पावर फैक्टर पर हमारा कोई सिंक्रोनस मोटर है जो लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है, उस समय ये कह रहा है कि अगर एक्साइटेशन बढ़ा दिया जाए तो आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आर्मेचर करंट क्या होगा, घटेगा, और पावर फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारा ये अभी रिजल्टेंट की मैं बात करूं, जैसे हमारा वोल्टेज है, हम EB को नहीं खींच रहे हैं, EB को मैं नहीं खींच रहा हूं, बस केवल समझा रहा हूं बस। मान लीजिए रिजल्टेंट हमारा इधर था, इधर हमारा क्या था, रिजल्टेंट था, IC के लगभग 90 डिग्री के आसपास हमारा ये आर्मेचर करंट थी, ठीक है। और यहाँ से फाई जीरो एंगल का लैगिंग, क्योंकि वोल्टेज से करंट लैग कर रहा है। अब आप सोचिए कि अगर फील्ड करंट या एक्साइटेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, रिजल्टेंट पहले यहाँ पर था रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज भागेगा। क्यों नहीं भागेगा, क्योंकि एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं ना, तो एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो रिजल्टेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज भागता है। तो ये करंट हमारा क्या होगा भाई, इस रिजल्टेंट के साथ जो है, ये तो R1 था, ये R2 था, तो इस रिजल्टेंट के साथ हमारी करंट भी क्या होगी भाई, हमारी करंट क्या होगी, करंट और वोल्टेज के बीच फेज एंगल का मान क्या होगा, कम होगा। तो फाई का मान जब कम होगा तो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा और करंट हमारी क्या होगी, कम होगी। समझ में आया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं भाई। पहले से ही हमारा फेजर डायग्राम लैगिंग है, तो अगर हम एक्साइटेशन उस कंडीशन में बढ़ाते हैं तो वो लीडिंग पर जाने की कोशिश करेगा, जिस हिसाब से आप एक्साइटेशन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो करंट और वोल्टेज के बीच मतलब करंट जो है, करंट का जो फेजर है वो वोल्टेज के फेज में हो जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्साइटेशन हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि रिजल्टेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, रन करता है एक्साइटेशन बढ़ाने पे। तो इस वजह से करंट और वोल्टेज के बीच, सप्लाई वोल्टेज के बीच फेज एंगल का मान कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर फैक्टर इंप्रूव होता है और आर्मेचर करंट कम होती है, क्योंकि फेज एंगल का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर पर
यदि कोई सिंक्रोनस मोटर है जो कि लीडिंग पावर फैक्टर पे क्या कर रही है, वर्क कर रही है, पर एक्साइटेशन IF बढ़ाने पर, एक्साइटेशन बढ़ाने से कुछ भी लिख सकते हैं, बढ़ाने से आर्मेचर करंट बढ़ेगा। मतलब आर्मेचर करंट बढ़ेगा और पावर फैक्टर cos फाई क्या होगा, कम होगा। क्योंकि फाई का मान, ∅0 का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। एक तो लीडिंग है, लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑलरेडी चल रहा है, फिर उसके बाद एक्साइटेशन आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो एक तो पहले से ही लीडिंग है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो लीडिंग कंडीशन में करंट और वोल्टेज के बीच फेज एंगल का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो पावर फैक्टर कम होगा। पावर फैक्टर कम होगा तो करंट क्या होगी, बढ़ेगी। आर्मेचर करंट बढ़ेगी, पावर फैक्टर कम होगा, फेज एंगल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब क्या है कि फेज एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है फेज एंगल, आर्मेचर करंट फेज एंगल पर डिपेंड करेगा। अब ये देखिए फाई का मान क्या है, घटता है, तो आर्मेचर करंट भी क्या हो रहा है, घट रहा है, वही चीज़ है। तो ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन में है तो लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा, वैसे ही करंट लीड कर रहा है, तो अगर और ज़्यादा फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो करंट और ज़्यादा लीडिंग पोजीशन पर जाएगा, क्योंकि ईबी का मान बढ़ेगा तो रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, जिसकी वजह से जो है हमारा आर्मेचर करंट और वोल्टेज के बीच लीडिंग पावर फैक्टर एंगल का मान क्या होगा, बढ़ेगा, जिसकी वजह से आर्मेचर करंट हमारा इंक्रीज होता है, पावर फैक्टर क्या हो जाता है, और कम हो जाता है। पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हाँ, फील्ड करंट चेंज कर, एक्साइटेशन चेंज से, एक्साइटेशन चेंज मतलब IF चेंज करने से केवल करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट चेंज होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट चेंज होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट मतलब I sin फाई, तथा एक्टिव कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। एक्टिव कंपोनेंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हो गया, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसमें एक अगला पॉइंट है, कांस्टेंट इनपुट पर एक्साइटेशन से आर्मेचर करंट तथा पावर फैक्टर, ये तो पहले ही आपको बता दिया गया, पावर फैक्टर अधिक प्रभावित होता है, अत्यधिक प्रभावित होता है।
समझ में आया। अगर एक्साइटेशन चेंज हो रहा है सिंक्रोनस मोटर के केस में तो आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर अत्यधिक प्रभावित होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना है। मतलब इसके चेंज होने से एक्साइटेशन अगर चेंज होगा तो आपका cos फाई भी क्या होगा, चेंज होगा, और आर्मेचर करंट भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। और अगले लेक्चर में आपका सिंक्रोनस मोटर यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है।